काली बहू और गोरी बहू का पहला डिनर। अरे नहीं, ये घर के काम तो निपट ही नहीं रहे। अब तो मुझे मेरा मायका याद आ रहा है। सारे काम तो माँ ही देख लेती थी, लेकिन अब शादी के बाद तारा घर के काम करते करते परेशान थी। उसकी अभी 1 हफ्ते पहले ही शादी हुई थी। कुछ देर के बाद काम निपटा कर तारा बोली, चलो ये काम तो निपटा, न जाने दीदी क्या कर रही होंगी अपनी ससुराल में। अरे ये इस वक्त किसका फोन आ रहा है? ओह, ये तो तारा है। बोल तारा, और बताओ दीदी क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं तो बस तैयार ही हो रही थी। वो आज हम दोनों का शादी के बाद का फर्स्ट डिनर जो है। फर्स्ट डिनर? हाँ, अब 1 हफ्ते से तो हम मेहमानों में बिजी थे, लेकिन अब मौका है, घर में कोई नहीं है, तो दीपक जी मुझे अपने साथ आज शादी के बाद फर्स्ट डिनर पर लेकर जा रहे हैं। तू तरुण के साथ कहीं नहीं गई क्या? नहीं। अच्छा ठीक है दीदी, आप तैयार हो जाओ। ठीक है। ओह डार्लिंग, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए डायमंड पेंडेंट लेकर आया हूँ। ओह, ये तो बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच डार्लिंग। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी तारा। ऐसे बोलकर हिमांशी ने फोन काट दिया। तारा को फोन पर अपने जीजा वगैरह सभी की आवाजें आ गई थी। फोन काटने के बाद तारा खुद से ही बोली, क्या किस्मत है मेरी बड़ी बहन की। हमेशा मायके में भी सभी रिश्तेदारों का प्यार मिलता था और शादी के बाद भी यही राजकुमारी जैसी जिंदगी जी रही है। तारा खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी वहां पर तरुण आ गया। ए तारा, जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ। खाना अभी तैयार नहीं है, मुझे रोटी बनानी है। अभी तक तुमने रोटी भी नहीं बनाई है, आखिर तुम घर में करती क्या रहती हो? आपको क्या लगता है मैं क्या घर में कोई काम नहीं करती हूँ? जब से शादी हुई है घर में नौकर की तरह काम संभाल रही हूँ। मेरी दीदी को देखिए, आज जीजू उन्हें शादी के बाद फर्स्ट डिनर पर लेकर गए हैं। अच्छा, तो अब तुम मुझे अपनी करोड़पति दीदी के पति की मिसालें दोगी? अरे वो करोड़पति आदमी है, उसके लिए मुश्किल नहीं है ये सब कुछ। और दूसरी बात, जरा एक बार अपनी शक्ल आईने में देख। तेरी दीदी ठहरी अप्सरा जैसी सुंदर। ऐसी पत्नी हो तो आदमी का क्यों दिल न करे बाहर जाने का, और तू ठहरी उसके आगे काला बंदर। तुझे तो देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। अगर मैं काली हूँ तो क्या इसमें मेरा कोई दोष है? बोलिए तरुण जी, अगर आपको मैं इतनी ही बुरी लगती थी तो मुझसे शादी ही क्यों की? क्या पता कहां से तू काली मेरे पल्ले बंध गई। जानती है, जब तुम दोनों कुंवारी थी तो मैं तेरी बहन के सपने देखता था। मुझे लगा था कि मुझे बर्फ सी सफेद बीवी मिलेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे कोयले की खान का सामना करना पड़ेगा। तरुण तारा को खूब बातें सुनाने लगा। तारा को उसकी बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था। एक तरफ ये सब कुछ जारी था तो वहीं दूसरी तरफ। डार्लिंग, तुम्हें कैसा लगा मेरा अरेंजमेंट? वाह, सो रोमांटिक। हिमांशी का आराम से कैंडल लाइट डिनर जारी था। एक तरफ एक बहन थी जो मजे कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बहन अपने बिस्तर का तकिया भिगो रही थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। हिमांशी का पति उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, उसका ख्याल रखता था, लेकिन तारा का पति उसे जानबूझकर सताता था। अरे वाह, आज तो काम की अच्छी खासी पगार मिली है। लेकिन अगर मैं ये पैसे घर लेकर गया तो मेरी काली बीवी भी इन्हें देख लेगी और मुझसे कहीं जाने की फरमाइश न करने लगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बस मेरे पैसे हैं, मैं जो भी कमाऊंगा बस अपने पर उठाऊंगा। ऐसे बोलकर तरुण एक महंगे रेस्टोरेंट में गया और सुनिए, जरा मेरे लिए एक दाल मखनी, एक शाही पनीर और हाँ, एक खीर लेकर आना। जी सर। तरुण ने उस महंगे रेस्टोरेंट में इतना सारा खाना मंगवाया और वो सारा खाना खुद ही खा गया। मजा आ गया, अब घर जाऊंगा। खाना खाने के बाद तरुण अपने घर पहुंचा। उसकी भूखी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। आ गए आप? घर में कुछ भी नहीं है, मैंने रोटी तो बना दी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर रोटी बन गई है तो वही खा लो। मैं तो खा लूंगी, लेकिन आप? मुझे भूख नहीं है। तरुण ऐसे बोलता हुआ सीधा अपने बेडरूम में चला गया और जाकर खर्राटे मारने लगा। बेचारी तारा ने रूखी ही रोटी को ही हलक से उतारा और वो भी सो गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन दोनों बहनें रास्ते में एक दूसरे से मिल गईं। सुनिए दीपक जी, जरा गाड़ी रोकिए। क्या हुआ जान? ये सामने से आता हुआ जोड़ा तारा और तरुण ही है ना? हाँ, है तो वही। अपनी बहन को देखकर हिमांशी गाड़ी से उतर गई। तारा? अरे दीदी आप? हाँ, मैं दीपक जी के साथ शॉपिंग पर आई थी। वैसे कहाँ जा रही है? मैं भी इनके साथ यहीं राशन के भंडार गई थी। अच्छा
ठीक है, तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, कुछ बातें भी हो जाएंगी और मैं तुझे तेरे घर तक भी छोड़ दूंगी। तारा ने अपने पति की तरफ को देखा। नहीं नहीं दीदी, हम अरे अगर हिमांशी जी इतना कह रही हैं तो चलो चलते हैं। क्यों हिमांशी जी? जी जी। ना चाहते हुए भी तारा को अपने पति के साथ हिमांशी की गाड़ी में बैठना पड़ा। आगे की तरफ दोनों जेंट्स बैठे हुए थे और पीछे दोनों बहनें। तरुण आगे के शीशे में बस हिमांशी को ही निहारे जा रहा था और ये चीज दीपक भी देख रहा था। क्या देख रहे हो भाई? कुछ नहीं। तरुण को देखने के चक्कर में दीपक का ध्यान भटक गया और उनकी एक गाड़ी से टक्कर हो गई। गाड़ी में एयरबैग्स थे जिनकी वजह से हिमांशी और तारा को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दीपक और तरुण दुर्घटना का शिकार हो गए। टूटा हुआ शीशा वगैरह उनके शरीर में घुस गया और सभी तरफ खूनम खान हो गया। आसपास के लोगों ने उन्हें गाड़ी से निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर डॉक्टर, मेरे पति तो ठीक है ना? आप शांत हो जाइए। आप दोनों के पति ही सुरक्षित हैं, लेकिन घाव इतने गहरे हैं कि वो 3 महीने तक बिस्तर से हिल भी नहीं सकते हैं। ऐसे में आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहनें चुप रह गईं। किसी तरह तरुण और दीपक को घर लाया गया और घर में तो बोल रही थी कि हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, लेकिन आपको भी बस बेवजह की चोट लेनी थी। अब देखिए क्या हुआ। लाइए मैं आपकी बाजू की पट्टी दोबारा कर देती हूँ। तारा अपने पति के लिए बहुत परेशान थी। उसने पहले उसकी मरहम पट्टी की और उसके बाद उसके लिए खाना बनाया। मुंह खोलिए। क्या? मुंह खोलिए, मुझे आपको खाना खिलाना है। और हाँ, रात को बिना हल्दी का दूध पिए मत सोइएगा। ठीक है। अपनी बीवी की खुद के लिए इतनी परवाह देख तरुण हैरान था। वहीं दूसरी तरफ, जान मेरे पास आकर बैठो तो सही। जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप चोट की दुकान हो चुके हो, मुझे आपके पास नहीं बैठना है। कम से कम मुझे कुछ खिला ही दो, मैं भूखा हूँ। मैंने जोसेफ को बोल दिया है, वो आपके लिए पॉरेज लेकर आ रहा है, वही आपको खिला देगा। मेरे बस की नहीं है अब इस कमरे में भी रुकना। हिमांशी, जिसका पति उसके ऊपर जान छिड़कता था, उसने अपने पति के साथ इतना गलत बर्ताव किया। ऐसे ही देखते हुए 3 महीने बीत गए। 3 महीनों में तारा ने निस्वार्थ अपने पति की खूब सेवा की थी, लेकिन हिमांशी अपने पति के पास को भी नहीं भटकी थी। तारा का ये रूप देख तरुण को अपनी भूल का एहसास हो चुका था और एक रोज जब तारा उसे खाना खिला रही थी तब वो उसका हाथ पकड़कर बोला, क्यों कर रही हो तुम इन हाथों से मेरी सेवा? क्या मैंने तुम्हें कुछ दिया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे पति हैं और आपकी सेवा मेरा कर्तव्य है। क्या मैंने एक पति होने का फर्ज निभाया? नहीं, मैं अभी तक अंधा था जो तुम्हारी सुंदरता को नहीं देख पाया। मेरी चांद जैसी बीवी को मैं दाग समझता रहा, लेकिन तारा, अब मैं अपनी भूल को सुधारूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम भी मुझे माफ कर दो ना। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, भूल जाइए जो हुआ। दोनों पति पत्नी ऐसे बोलकर एक दूसरे के गले लग गए। उसी वक्त तारा के घर हिमांशी आई थी, लेकिन उनकी बातें सुनकर वो दरवाजे पर से ही लौट गई। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो भी रोती हुई अपने घर गई और हिमांशी, हिमांशी क्या हुआ? डियर क्या बात है? मुझे माफ कर दीजिए दीपक जी, आपने मुझे हर खुशी दी, लेकिन मैंने जिस वक्त आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी आपका साथ छोड़ दिया। मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, आपको तो मुझे छोड़ देना चाहिए। तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? यहाँ बैठो। दीपक जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूँ। बस बस, इतना नहीं रोते। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस आगे से ऐसा मत करना। दीपक ने भी हिमांशी को संभाला। तारा ने अपने पति की अच्छे से सेवा की थी, जिसकी वजह से तरुण तो अब अच्छा हो चुका था, लेकिन दीपक को अभी ठीक होने में कसर थी, तो हिमांशी भी उसका अच्छे से ख्याल रखने लगी। वहीं दूसरी तरफ, जच रही हो, आज तो लगता है आसमान से चांद ही उतर आया है। ये लो, ये पहनो। तरुण ने तारा को अपने हाथों से हार पहनाया और वो उसे भी डिनर के लिए एक महंगे होटल में लेकर गया, जहां पर उसने तारा को बिल्कुल एक नाजुक हीरे की तरह रखा। अब तारा को भी उसकी खुशी मिल गई थी और हिमांशी को भी अकल आ गई थी और अब दोनों बहनें अपने पतियों के साथ खुशी खुशी रहती थीं।